A very good morning, dear children. I am your Hindi teacher from Springfields Public School. प्यारे बच्चों, हम आज की हिंदी की कक्षा में आपका पाठ 2 आगे पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ 2 के पहले 3 पेजेस मैं आपको पहले लेक्चर में समझा चुकी हूँ। आज हम पाठ 2 दादी माँ का उसके आगे का भाग समझें। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को पहले वाले 3 पेजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी पाठ पढ़ाते समय, शुरू करवाते समय सब चीज़ें क्लियर की थी। एक बार फिर से आपको दोहरा रही हूँ। लेखक शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखित पाठ 2 दादी माँ। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अब हम जूम के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें हम आपको पूरी क्लास की तरह स्टडी करवा रहे हैं और आपको सभी चैप्टर्स डिटेल में समझाए जाएंगे। एक तो मेरी आप सबसे ये विनती है कि आप सभी क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें। हर किसी बच्चे की प्रेजेंस होना, उपस्थिति होना ज़रूरी है। क्लास में सुने ज़रूर, क्योंकि अब आगे से हम वो चैप्टर आपको रिपीट नहीं करेंगे। हम जो क्लास में पढ़ा चुके हैं वो हम अपने लेक्चर में नहीं समझाएंगे, हम उससे रिलेटेड बाकी आगे का काम करवाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी जूम क्लासेस ज़रूर अटेंड करें। तो अभी मैंने जो पहले 3 पेजेस कराए थे वो मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं। अब जो मैं आगे का करवाऊंगी ये हम जूम क्लास में समझा चुके हैं, इसलिए मैं आपको इसकी शॉर्ट में आपको समझाऊंगी ये सारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 3 पेजेस में हमने पढ़ा कि किस प्रकार लेखक को अपने बचपन की सारी यादें आती हैं और दादी को याद करते हुए वो दादी के सभी तरह के जो चरित्र हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से दादी सबका ख्याल रखती थी, स्नेहपूर्ण थी, स्नेह से भरी हुई थी, और किस तरीके से वो रामी की चाची को धन्नों को डांटते हुए उनका एक और रूप हमारे सामने आता है। तो इस तरीके से हमने 3 पेजेस में दादी के और लेखक के बारे में पढ़ा। तो आगे मैंने जो आगे के पेजेस हैं आप जूम क्लास में पढ़ चुके हैं। इन शॉर्ट मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें वर्णन किया गया है किशन भैया की शादी का। किशन भैया की शादी में लेखक और लेखक के मामा का बेटा, ये दोनों किसी कारणवश, क्योंकि लेखक बीमार था और उनके मामा का बेटा बारात चले जाने के बाद आया था, इसलिए ये दोनों बारात में नहीं जा सके। और जब बारात चली गई, पहले ऐसा ही हुआ करता था बच्चों, जब बारात चली जाती थी तो घर की जो औरतें, ऐसा माना जाता है कि उस समय में औरतें बारात में नहीं जाती थी, तो पीछे से जो औरतें रह जाती थी वो अपने मनोरंजन करने के लिए कुछ ऐसे नृत्य, कुछ ऐसे नाटक की तरह प्रसंग किया करती थी जिसमें कि लड़के के या लड़की के, जिसके लिए भी वो प्रसंग किया करती थी, उनकी शादी से लेकर उनके बच्चे होने तक का पूरा प्रसंग दिखाया जाता था। और इसमें लड़का और लड़की दोनों के रोल जो थे वो लड़कियां ही, औरतें ही प्ले करती थी। इसमें लड़कों का आना वर्जित था, मना था। लेकिन क्योंकि लेखक और उनके मामा का लड़का दोनों पीछे रह गए थे और वो भी ये सब देखना चाहते थे और इसको एंजॉय करना चाहते थे, इसके लिए दादी ने चुपके से उनको मंजी पर, चारपाई पर लिटा दिया और क्या ऊपर से चादर दे दी। लेकिन जब प्रसंग चल रहा था तो वो औरतों का अभिनय देखकर लेखक की हंसी छूट गई और वो पकड़े गए। इस इंसिडेंट को बताया है और उसके बाद बताया है किस प्रकार जो दादी थी वो ये अफसोस करती है कि दादा ने उनको धोखा दिया है, और वो हमेशा यही कहा करते थे कि मैं पहले तुम्हें भेजूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा, यानी कि पहले मैं तुम्हें विदा करूंगा संसार से, मतलब पहले तुम जाओगी और उसके पीछे मैं जाऊंगा, ताकि मेरे सामने तुम चली जाओ, ताकि मेरे बिना तुम्हें कोई दुख ना हो। लेकिन दादी दुखी है कि दादा ने उनको बहुत धोखा दिया है और वो पहले चले गए। और उनके जाने के बाद दादी चुप चुप सी रहने लगी। क्यों? क्योंकि जो परेशानियां थी घर को चलाने की
और कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो लेखक के पिता थे उन्होंने दादा का श्राद्ध करने के लिए बहुत सारी संपत्ति जो थी कर्जे में ले ली थी। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था। दादी ने मना भी किया था कि इतना पैसा खर्चा मत करो श्राद्ध के लिए, लेकिन लेखक के पिता ने ही माने और उन्होंने बहुत धन संपत्ति खर्च की और वो सब उन्होंने कर्जा लेकर की। अब परिस्थिति ये आ गई कि वो कर्जे में डूब गए और जो दादी थी वो उदास भी रहने लगी। एक दिन क्या होता है, लेखक देखते हैं कि उनके पिताजी और उनके बड़े भैया किशन, जिनकी शादी हुई थी, वो दोनों चारपाई पर बैठे हैं और बहुत दुखी हैं। इतने दुखी हैं कि मानो उनका रोना भी निकलने वाला है। उस समय दादी माँ आती है और लेखक के पिता को सांत्वना देती है, उनको धीरज बंधाती है कि कोई बात नहीं, मैं अभी हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो। और इतना ही नहीं, उनकी चिंता को दूर करने के लिए दादी माँ उनके पति यानी दादा के द्वारा दिया गया एक सोने का कंगन लेके आती है, क्योंकि बच्चों ऐसा माना जाता है कि ये सब चीज़ें जो हम सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, हम आड़े वक्त के लिए, मुसीबत के समय के लिए रखते हैं। तो दादी ने भी उसी तरह दादा के द्वारा दिया गया ये कंगन संभाल के रखा था। अब जब लेखक के पिताजी मुसीबत में हैं तो उन्होंने वो कंगन उनको ला के दिया ताकि उसको बेचकर वो अपना सारा कर्जा चुका सके। तो ये एक दादी का दयामय रूप हमें देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें याद करते करते लेखक वापस अपनी चेतना में जाता है। लेखक एक पत्र पढ़ रहा है जो कि किशन भैया का आया है, जिसमें ये लिखा गया है कि दादी अब नहीं रही, यानी दादी की मृत्यु हो गई है। लेखक ये पत्र पढ़ने के साथ साथ ही अपनी पिछली यादों में चला जाता है। तब उसकी जो पत्र के शब्द लिखे हैं वो धुंधला जाते हैं, वो मानो छोटी छोटी चींटियों की तरह, चींटियों की कतार होता है, लाइन की तरह दिख रहे हैं। उनको याद करते करते वो एकाग्रचित होकर याद कर रहे हैं, तो वो सारे शब्द उनको धुंधले दिख रहे हैं जो कि बारीक चींटियों के जैसे लग रहे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जब बहुत दिन चढ़ाया और कौवा ज़ोर से बोलने लगा, तब उनकी वो तंद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि हाथ में उनके जो पत्र था वो भी कांप रहा था, लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा था और उनका मन बार बार अपने आप से ये पूछ रहा था कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। ये है बेटा आज का पाठ था। बहुत ही टचिंग पार्ट था, बहुत ही अच्छा पार्ट था और ये इसको हम अपने जीवन से भी रिलेट कर सकते हैं। हम सबके पास दादी नानी है, हम सब बच्चे अपनी दादी और नानी से अपने जीवन को रिलेट कर सकते हैं, अपने बचपन को रिलेट कर सकते हैं। तुम तो अभी भी बचपन में ही हो, तो तुम इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने इसको आनंद भी उठाया होगा। बच्चों अब ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। आज मैं आपको इसके साथ कुछ पाठ पर आधारित कठिन शब्द भेज रही हूँ। ये कठिन शब्द आप अपनी कॉपी में ज़रूर उतारेंगे और घर में इसका अभ्यास भी करेंगे। बच्चों ये जो कठिन शब्द हैं, जब मैंने आपको जूम क्लास ली आपकी, तो मैंने आपको मानक और अमानक रूपों के बारे में बताया। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको अमानक और मानक रूप समझ में आया होगा। तो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो जिनका मानक रूप मैंने आपको लिख कर भेजा है, वो भी आप ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में मानक रूप ही लिखें। बच्चों समझ आ रहा है? आपने अमानक रूप और मानक रूप दोनों अपनी कॉपी में उतार लेने हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, लेकिन आपने मानक रूप को ही तैयार करना है। अगर मान लो आपके कभी श्रुत लेख होता है या कभी डिक्टेशन आपको देते हैं तो आपने मानक रूप ही लिखना है। तो वो दोनों मैं आपको भेज रही हूँ, कठिन शब्द भी भेज रही हूँ और मानक अमानक रूप भी भेज रही हूँ। तो बच्चों के गृह कार्य के अंतर्गत आप समझाए गए पूरे पाठ को दोहराएंगे और भेजे जा रहे कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में उतारेंगे और घर पर उनका अभ्यास भी करेंगे। साथ ही साथ कठिन शब्दों में आए अमानक रूपों को, उनके दोनों रूप अमानक मानक अपने कॉपी में लिखेंगे और साथ में उनको ध्यान से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।